नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं और कैसे आप लोगों को रणनीतियाँ बनाई जाएंगी कि वो आप लोगों को सफल करेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग देखते हैं। इसमें शुरुआत में प्री में 2 पेपर होते हैं, मेंस में कुल 4 पेपर होते हैं और लैंग्वेज का जिसको भाषा बोलते हैं, भाषा में 2 पेपर होंगे, दोनों क्वालिफाइंग होंगे। और जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर होंगे और निबंध में 1 पेपर होंगे। इसके पश्चात इंटरव्यू पर्सनालिटी में 1 पेपर होंगे। तो इस तरह जो है ढांचा है यूपीएससी के सिलेबस का। ये आप लोगों को कुल 3 चरण में आप लोगों को पड़ाव मिलेंगे, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इन्हीं 3 चरण में आप लोगों को पड़ाव को पार करना है और आईएएस तक का सफ़र चुन लेना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रारंभिक परीक्षा से। प्रारंभिक परीक्षा का ढांचा क्या होता है और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उसको देखते हैं। इसमें 3 चरण होते हैं जिसको हम आप लोगों को बताया। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा का होता है जिसमें पहला जीएस का पेपर होगा। जीएस का पेपर 1 होगा। ये इसके लिए टाइम 2 घंटा का मिलता है। अंक 200 रहते हैं। प्रश्नों की संख्या 100 रहती है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। पाठ्यक्रम में समसामयिक घटनाएं जैसे करंट अफेयर हो गया। करंट अफेयर राष्ट्रीय मतलब भारत में जो घटित हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय और भारत के बाहर जो महत्व की जो घटनाएं हैं उनके करंट अफेयर आप लोगों से पूछे जाएंगे। इतिहास में भारत का इतिहास रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत से प्रश्न रहेंगे। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं इसीलिए इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इसके लिए आप स्पेक्ट्रम देख लीजिएगा। स्पेक्ट्रम में जो है अधिकतर क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से फंस जाते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम के साथ साथ एनसीईआरटी भी अगर आप देखते रहेंगे, एनसीईआरटी तो कंपलसरी रहती है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो जो है आपका सिलेबस कंप्लीट माना जाता है और इसके बाद आपको पीवाईक्यू से क्वेश्चन हल करेंगे तो भी जो है आसानी रहेगी। आपको एक नज़रिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। पीवाईक्यू तो रामबाण रहता है इसके लिए। इसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन आए आपको जो है आप पासिंग मार्क मिनिमम 90 नंबर यानी 45 क्वेश्चन जो है प्री जीएस का कट ऑफ जाता है। इसी के आसपास जाता है, कभी कम हो जाता है थोड़ा, कभी ज़्यादा हो जाता है। और जो है इसमें जीएस में आप अगर 45 निगेटिव मार्किंग हटा के सही कर लेंगे तो आपको आराम से जो है प्री क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन इसके लिए भी क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, क्वेश्चन को पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। और देखिए भूगोल से, जियोग्राफी से क्या आते हैं, भारत और विश्व का भौतिक और सामाजिक और आर्थिक भूगोल ये दोनों आते हैं। पॉलिटी से संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, ये सब जीएस पेपर 1 प्री में पूछे जाते हैं। और अर्थशास्त्र जिसको इकोनॉमी बोलते हैं, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी, पॉवर्टी, समावेश, इंक्लूजन, जनसांख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र की पहल, यह इसमें जोड़ी जाती है। पर्यावरण में इकोसिस्टम हो गया, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी हो गई, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए कोई विषयों की विशेषता की ज़रूरत नहीं होती है। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस में भौतिकी, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से जो आपको बुनियादी सिद्धांत, इसके मतलब जो बेसिक नॉलेज रहता है वही आपसे पूछा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के बाद, प्रारंभिक परीक्षा में जीएस के बाद सी सेट आता है। तो देखिए सी सेट की क्या रणनीति रहती है। सी सेट में क्वालिफाइंग ये होता है सी सेट जिसमें 33% नंबर यानी 66 अंक लाने रहते हैं। जीएस पेपर 2 यानी सी सेट के लिए समय 2 घंटा रहता है, अंक 200 रहते हैं, प्रश्नों की संख्या 80 रहती है, ठीक है। और 33% क्वालिफाइंग रहता है। पाठ्यक्रम में यही बोधगम्यता जो कंप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं उसको पढ़ के आपको उसका आंसर देना रहता है।
संचार कौशल के साथ साथ पारस्परिक कौशल से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, और रीजनिंग से क्वेश्चन रहते हैं, निर्णय लेने और समस्या समाधान, ये भी रीजनिंग में आ गया। सामान्य मानसिक योग्यता, ये भी रीजनिंग में आ गया। और आधारभूत संख्यात्मक योग्यता, यानी कि 10वीं कक्षा की जो मैथ होती है वो भी पूछी जाती है। ठीक है। और जो है मुख्य परीक्षा में इसके बाद मुख्य परीक्षा का स्थान आता है। मुख्य परीक्षा ये वास्तविक मेरिट से शुरू होती है। ठीक है, यानी यहाँ इसके नंबर जो है मार्क्स जुड़ते हैं मेरिट लिस्ट में। इसमें जो है अनिवार्य भाषा भी होती है। अनिवार्य भाषा के 2 पेपर होते हैं। एक में ये केवल पासिंग होती है जिसमें 25% अंक चाहिए होते हैं। इनके अंक जो है रैंक में नहीं जुड़ते, यानी ये पासिंग मार्क नहीं होता इसमें सिर्फ पासिंग मार्क होता है। इसके मार्क जो है जुड़ते नहीं हैं मेन एग्जाम में। और पेपर ए ये भारतीय कोई भाषा, संविधान 8वीं में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई भी एक भाषा, जैसे आप हिंदी भी ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी अधिकांश लोग लेते हैं। और जो है जैसे कोई दूसरा स्टेट का हो गया तो कोई भी भाषा वो कोई तमिल लेता है तो कोई दूसरी भाषा ले लेगा। तो ऐसे ही मतलब जिसको जिसमें 22 भाषाओं में से एक लिस्ट रहती है, आप देख लेंगे उसको, जो है उसमें से आपको जो अच्छी लगेंगी उससे चुन लीजिएगा। कुछ लोग उर्दू लेते हैं, तो जिनका जिसमें हाथ अच्छा होता है लोग उसको चुन लेते हैं। गद्य चयन को समझना और संक्षेपण, शब्द प्रयोग और व्याकरण और अनुवाद, ये सब जो है पेपर 1 में होता है। और पेपर 2 में अंग्रेजी रहती है जो सभी के लिए अनिवार्य होती है। इसमें कम्प्रीहेंशन रहेगा, प्रिसाइज राइटिंग, यूजेज ऑफ वोकैबुलरी एंड शॉर्ट्स, ये सब रहेंगे। तो और एस्से इसके बाद आएगा। एस्से ये भी आप प्री पास कर लेंगे, उसके बाद ही आपको लैंग्वेज का और एस्से तभी देना होगा। जब तक आप प्री नहीं पास करेंगे तब तक इन सब का पेपर नहीं दे सकते हैं। तो एस्से का पेपर 1 जो होता है निबंध होता है। पेपर 1 जो कि मेंस का पेपर 1 ही निबंध होता है जो 250 मार्क के होते हैं। इसमें 2 खंड होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। एक विषय चुनकर कुल 2 निबंध लिखने होते हैं। यह पेपर जो है सोच, व्यक्तित्व और विचारों की गहराई को दर्शाता है। और जो है निबंध में दार्शनिक फिलोसफिकल, सामाजिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे और राजनीतिक से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद निबंध और लैंग्वेज होने के बाद आपको सामान्य अध्ययन की GS 1 का पेपर होगा, जिसमें भारतीय विरासत, संस्कृति, इतिहास और भूगोल से क्वेश्चन होते हैं। यानी कि भारत की जो संस्कृति है, जो उसकी धरोहरें हैं, इतिहास यानी पहले का इतिहास हो गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और नवीन इतिहास यानी जिसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, इससे क्वेश्चन होते हैं। भूगोल से इन तीनों से मिला के, तीनों चारों से मिला के आपको GS 1 में जो है क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला के पहलू, ये तो भारतीय विरासत में ही आ गया। और आधुनिक भारतीय इतिहास से अधिकांश जो है, हिस्ट्री में तो लगभग अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री से, तो 6 क्वेश्चन लगभग आधुनिक भारत से रहते हैं। तो आधुनिक भारत कितना इम्पोर्टेंट है आप लोग समझ सकते हैं। स्पेक्ट्रम से और NCERT इसके लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो आप लोग अगर इसको जो है सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन को और PYQ से ऐड कर लेंगे तो अपने क्वेश्चन इसी से बनते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन से नहीं बनते हैं। प्राचीन से तो आ भी जाएंगे लेकिन मध्यकालीन से 1-2 क्वेश्चन के अलावा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। और जो है स्वतंत्रता संग्राम, इससे क्वेश्चन जैसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो गया, उसके पश्चात गांधी जी के आंदोलन और भी आंदोलन, जैसे भगत सिंह के जो उन्होंने संगठन बनाए थे, उस संगठन से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। और लोग जो संगठन बनाए थे उससे भी क्वेश्चन आते हैं। और लोगों के जो आंदोलन थे, कैसे आंदोलन हम लोगों को स्वतंत्रता संग्राम तक ले गए, तो इससे भी क्वेश्चन आप लोग रिलेट करके देख लेंगे तो आसानी होगी मेंस में। विश्व इतिहास से
भी 18वीं शताब्दी की घटनाएं, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, उपनिवेशवाद का अंत, इससे भी एक आध दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। भारतीय समाज विविधता, महिलाओं की भूमिका, जनसंख्या, गरीबी, शहरीकरण और वैश्वीकरण, भूगोल में विश्व के भौतिक भूगोल की प्रमुख मुख्य विशेषताएं, प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, ये सब भूगोल यानी फर्स्ट पेपर में आते हैं। यानी फर्स्ट पेपर में भारत की विरासत हो गया, और जो है हिस्ट्री हो गई, और जियोग्राफी हो गई, और संस्कृति यानी कि भारत का हेरिटेज। तो कुल 4 टॉपिक इसमें मेन 4 टॉपिक होते हैं जिससे क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप ऐसे देखें तो हिस्ट्री हो गया, हेरिटेज ऑफ इंडिया हो गया, और जियोग्राफी हो गया। यही 3 मेन सब्जेक्ट जो हैं पेपर 1 में आएंगे। सामान्य अध्ययन 2 यानी जीएस पेपर 2 में शासन यानी पॉलिटी से संविधान, राजनीति और सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी सब मिला के जो है पॉलिटी हो गया, लक्ष्मीकांत आप पढ़ लेंगे इसके लिए, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, इसके लिए कोई अच्छी बुक आप देख सकते हैं। हम लोगों को तो दृष्टि में ही आईआर पढ़ाने वाले एक सर थे, अच्छा पढ़ा रहे थे, तो उससे ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और कुछ अपने सेल्फ स्टडी से भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो जो है सेल्फ स्टडी पर अगर आप ज़्यादा जोर देंगे तो चीज़ें आसानी से होंगी, किसी के ऊपर निर्भर रहेंगे तो चीज़ें उतना आसानी से नहीं होंगी। ठीक है, तो शासन से, संविधान से, राजनीति से, सामाजिक न्याय और इंटरनेशनल रिलेशन आईआर से क्वेश्चन जो है पेपर 2 में देखे जाते हैं। भारतीय संविधान से ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन और बुनियादी संरचना से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। संघ एवं राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, यानी कि संघ और राज्यों का क्या उत्तरदायित्व है, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां इसमें ऐड होती हैं पेपर 2 में। शक्तियों का पृथक्करण, यानी क्या क्या शक्तियां जो हैं कैसे विभाजित होंगी, उनके बारे में भी पेपर 2 में आता है। विभिन्न अंगों के बीच विवाद निवारण तंत्र और संस्थाएं, ये भी जो है पेपर 2 में आता है। संसद और राज्य विधायिका की संरचना, कार्य, संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार, ये भी पेपर 2 में रहता है। सरकारी नीतियां, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज जिसको बोलते हैं, ये करंट अफेयर में ही आ जाएगा, लेकिन इससे जो है क्वेश्चन अगर आप इसको देखेंगे तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर 1 में भी, मेंस 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी और 4 में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आईआर से भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, द्विपक्षीय बायलैटरल संबंध, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, ये सब भी आप देख लेंगे तो इससे जो है क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, और सामान्य पेपर 3 में यानी जीएस पेपर 3 में प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, इससे जुड़े सवाल रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं। यानी कि जो है इकोनॉमिक्स हो गया, जिसको मोटे मोटे भाषा में इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं, और सिक्योरिटी एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेंस पेपर 3 में। ठीक है, इकोनॉमिक्स से भारतीय अर्थव्यवस्था से योजना, संसाधनों के जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे देखे जाते हैं। कृषि की प्रमुख फसलें, सिंचाई के प्रकार, किसी उत्पाद का भंडारण और विपणन, ई तकनीक, इससे क्वेश्चन बनते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रोजमर्रा के जीवन में विकास और अनुप्रयोग, आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, नैनो तकनीक और रोबोटिक्स में जागरूकता, इससे क्वेश्चन बनते हैं। पर्यावरण में संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जैसे विषयों से क्वेश्चन बनते हैं। तो पेपर 3 में ज़्यादा क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और सिक्योरिटी एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। ये सुरक्षा हो गया, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां, सीमावर्ती में सुरक्षा बल, संगठित अपराध और आतंकवाद, इससे जुड़े जो है क्वेश्चन रहते हैं। और पेपर 4 में नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, ये एथिक्स के पार्ट आते हैं, जो कि एथिक्स के अंतर्गत आते हैं।
पेपर 4 जो है एथिक्स से ही रिलेटेड रहेगा। एक ही यानी एक ही जो है चीज़ इसमें पूछी जाएगी। एथिक्स सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो ये पेपर आपको आसान लगने लगेगा। इसमें जो है नंबर उठते हैं इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, ये एथिक्स के अंतर्गत आते हैं, यानी आपको कैसा व्यवहार कब कहाँ कैसे करना चाहिए, तो ये सब एथिक्स के अंतर्गत ही आता है। इसमें यह पेपर छात्र के एटीट्यूड और निर्णय लेने की क्षमता की जांच करता है। नीतिशास्त्र और मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार्थकता और प्रभाव इस सिलेबस के अंतर्गत यानी सब्जेक्ट के अंतर्गत सही सब आते हैं। आवृत्ति हो गया, सारांश रचना, कार्य विचार और आचरण की इसका संबंध, सिविल सेवाओं के लिए अभिरुचि, लोक प्रशासन में लोक सेवा मूल्य, केस स्टडीज, ये सब जो है एथिक्स के अंतर्गत ही आते हैं। और फिर आ गया 4 पेपर के बाद आपको जो है वैकल्पिक सब्जेक्ट यानी ऑप्शनल जिसको बोलते हैं, ऑप्शनल के बाद इंटरव्यू। तो ऑप्शनल में भी ऑप्शनल को पेपर जो है 6 और पेपर 7 के रूप में देखा जाता है। या फिर जैसे इसमें 48 विषय टोटल होते हैं यूपीएससी के अंतर्गत, जिसमें आपको जो है चुनाव करना होगा, जिसका 2 पेपर होंगे। एक विषय से आपको चुनना होता है दोनों पेपर, और दोनों पेपर 250 मार्क के होंगे, यानी टोटल 500 मार्क के होंगे। ठीक है। और इंटरव्यू टोटल 275 मार्क का होगा। इसका उद्देश्य उम्मीदवारों को मानसिक सतर्कता, आलोचना शक्तियों, संतुलित निर्णय और नेतृत्व के गुणों का आकलन करना होता है इंटरव्यू में। तो सब जब आप चरण पास कर लेंगे, मैं पहले प्री के पेपर निकालने के बाद आपको मेंस देना होगा। मेंस देने के बाद आपको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। फिर उसके बाद आपको जैसा आपका रहेगा इंटरव्यू, उसी के अनुसार आपकी मेरिट बनेगी, और उसी मेरिट के अनुसार अगर आपकी कट ऑफ लिस्ट से ज़्यादा है, टोटल 1000 के आसपास हर साल वैकेंसी आती है, मतलब कभी 1000, कभी 800, कभी 1200 ऐसे करके पोस्ट आती हैं। ठीक है। तो मतलब टोटल 800-900 मतलब हर साल रहती हैं इसी के आसपास। तो अगर आप हर चरण में अच्छे प्रदर्शन करते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो आप जो है अपना आईएएस बनने का सपना साकार कर सकते हैं। इसके लिए अब हम कुछ बुक लिस्ट और सफलता होने का मंत्र देखेंगे। बुक लिस्ट और सफल होने का मंत्र, बुनियादी किताबें जैसे इतिहास में स्पेक्ट्रम हो गया, एनसीईआरटी 11th-12th। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप पढ़ लिए तो एनसीईआरटी से ये लोग क्वेश्चन बनाते हैं। और कहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे बताइए? विजन की कहीं ना कहीं से टेस्ट सीरीज, विजन का 365 आप देखेंगे तो उसमें भी रहेगा। तो क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उससे जो हल के क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा वो क्वेश्चन नहीं। अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना है तो समझिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी बनेगा। एनसीईआरटी से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाते हैं, और करंट का अगर बनाएंगे डिफ़िकल्ट भी, तो वो जो है विजन की टेस्ट सीरीज रहेगी, या फिर दृष्टि, या फिर किसी और कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले लेंगे, उससे बनाएंगे। ठीक है। पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह जो है, रमेश सिंह बुक काफ़ी लेंदी मानी जाती है। ये आप लेंगे तो इसको पढ़ने के लिए ले सकते हैं, लेकिन जो है हम लोगों ने रमेश सिंह से नहीं पढ़ी थी, हम लोगों ने जो है अपने ही नोट्स बनाए थे, अपने से ही हम लोगों ने तैयारी करी। ठीक है। और मिनार्ड सर के नोट्स देख सकते हैं। मिनार्ड सर का नोट्स फेमस है, इनका नोट्स आप लोग देख सकते हैं। रमेश सिंह तो मैं नहीं एडवाइस दूंगा कि रमेश सिंह लीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत लेंदी बुक होती है। और भूगोल में जीसी लियोंग का जो है, और 11वीं-12वीं की एनसीईआरटी आप लोग पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी तो पढ़नी है। करंट अफेयर के लिए द हिंदू, विजन आईएएस की मानसिक पत्रिका, तो विजन आईएएस की मानसिक पत्रिका और द हिंदू का एडिटोरियल से आप लोग शुरुआत करिए, क्योंकि इसके बाद जो है धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे तो चीज़ें और अच्छी होंगी। और सफलता का सूत्र क्या है? अधिकतम रिवीजन। कोई भी हो, अगर आप 2 ही बुक पढ़ रहे हैं, जैसे कोई 2 बुक ही प्रीफर कर रहे हैं, तो इन दोनों बुकों को जो है काफ़ी अच्छे से और हमेशा रिवीजन के साथ पढ़िए। हमने जो बुक आप लोगों को सजेस्ट करी है, ये सब बहुत सीमित बुकें हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी। इसके लिए हम
कभी और अलग से वीडियो बनाएंगे। ये तो वैसे ही बस नोट्स के रूप में डाल दिया गया था कि ये बुकें पढ़िए, हिस्ट्री में ये बुक, स्पेक्ट्रम ले लीजिए, जियोग्राफी में ये ले लीजिए। तो इसके लिए हम कभी अलग से बुक्स, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, तो उसके लिए हम अलग से कभी बनाएंगे वीडियो, ठीक है। और पिछले वर्ष के आप प्रश्न पत्र, ये तो रामबाण होते हैं। इसके सिवा आपको कोई दूसरा जो है परीक्षा में अच्छे अंक करने के लिए वो मतलब नहीं मिलेगा कि PYQ के अलावा आप कोई दूसरा चीज करके जो है सफल हो जाए, तो नहीं, PYQ के बिना आप लोग सफल हो ही नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। PYQ आपको कहीं ना कहीं से जो है, कहीं से भी क्वेश्चन आप लगाएंगे तो उस क्वेश्चन का बेस PYQ ही होगा, अगर अच्छी टेस्ट सीरीज है तो, ठीक है। तो PYQ देखना कितना इम्पोर्टेंट है, किसी और से जो सफल हो गया हो उससे आप लोग पूछिए, तो आप लोगों को एहसास होगा कि PYQ कितने ज़रूरी हैं। आंसर राइटिंग की ही अंतिम चयन की कुंजी है, यानी मेंस के लिए आंसर राइटिंग आप लोग एक दिन में 1 घंटा ही करिए। 1 घंटा क्या, आप एक दिन 2 प्रश्न लिखेंगे तब भी जो है आपको एक आइडिया तो हो जाएगा कि 2 प्रश्नों से जो है कैसे प्रश्न बनते हैं। और 2 प्रश्न यानी 365 दिन में कितने प्रश्न हो गए, 365 दिन में हो गए, यानी कि 365 दिन में हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए, 730 क्वेश्चन हो गए। और 730 क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन होते हैं साल भर में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आंसर राइटिंग ज़रूरी है, इससे PYQ और जो है GS पेपर 1 का भी जो है वो होता है, मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं से इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं कि प्री में कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए और मेंस में कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए, नहीं, सब एक दूसरे से रिलेट होते हैं। बस मेंस में क्या होता है, थोड़ा टॉपिक जो है वृहद हो जाता है, यानी कि एक्सपेंड हो जाता है, और प्री में क्वेश्चन ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होते हैं, डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन आते हैं और मेंस में एक्सपेंड करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग बताइएगा, और कुछ छूटा हो तो किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, हम उसके लिए हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हैं। तो चलिए मिलते हैं दूसरी नई वीडियो।